हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक कोटेशन है कि अक्सर जादू वहीं छिपा होता है जिस काम को आप हमेशा अवॉइड करने पे लगे रहते हैं। हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे आज और उन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो दरअसल हमारे सामने होती जाती है, हम करते जाते हैं, बार बार प्रीलिम्स देते जाते हैं, क्रैक नहीं होती हैं। और हु बेटर देन हमारे साथ आज अमृत उपाध्याय सर हैं जो चीफ एकेडमिक ऑफिसर स्टडी IQ-IAS में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। सर, कुछ दिनों पहले भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे और बच्चे, आपने तो लगातार हर जगह विजिट भी किया, एक कॉमन क्वेश्चन हर बार पूछ ही लेते हैं बच्चे। और जैसे हम लोग अभी इंदौर में भी थे, अभी आप सर प्रयाग और लखनऊ होके आए, प्रारंभिक परीक्षा के कुछ मिस्टेक्स जुड़े, तो मैंने सोचा कि सर इस पर एक पॉडकास्ट कर लेते हैं और उन सभी विषयों को एक बार बात कर लेते हैं। दोस्तों, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो अपने आप में इस बात का सूचक है कि आपका दायरा क्या होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन की जो म्यान है वो कहाँ तक जानी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि वो सिलेबस को लेके एकदम अनभिज्ञ होते हैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं, पता ही नहीं कि प्रश्न कहाँ से कहाँ तक पूछना चाहिए। तो अमृत सर साथ में हैं, तो इसी प्रश्न से शुरू करते हैं। सर, सिलेबस का इंपॉर्टेंस यूपीएससी की परीक्षा के लिए कितना आप मानते हैं? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है और सबसे शुरुआती जो चीज़ करनी चाहिए वो है सिलेबस देखना। सिलेबस देखना और सिलेबस को दिमाग में बैठा लेना। देखिए, जिस युद्ध में आप जा रहे हैं उस युद्ध के मैदान का दायरा ही नहीं पता है अगर आपको, तो फिर हमला कहीं से हो सकता है। तो फिर कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। कुछ आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं आता। आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने अभी प्रयाग में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था कि मेंस में ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि इंडिया के प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट की जो क्षमादान की शक्ति है उससे रिलेटेड कंपैरिजन कीजिए। ये तो सर आउट ऑफ द सिलेबस टाइप का मामला है, कहीं से कुछ भी पूछ ले रहा है। हमने कहीं से कुछ भी कहाँ पूछा है। सिलेबस में मेंशन है कि अलग अलग देशों के संवैधानिक जो योजना है उसमें क्या कंपेयर करना है, तुलना करना है। दूसरा, करंट अफेयर्स में भी था कि बाइडेन ने अपने बेटे के लिए इस पावर का इस्तेमाल किया था और उस समय खूब चर्चा में था इसकी। खूब 2024 की बात है, दिसंबर की। 2025 में पूछा सवाल। तो सवाल ऐसा नहीं है कि अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी पूछ लें। हाँ, दायरा बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दायरा बड़ा है तो उसको समेटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे तो पहले आपको सिलेबस देखना होगा। जैसे पॉलिटी के ही सिलेबस की बात करें तो पॉलिटी के सिलेबस में अगर एक लाइन में कहेंगे कि भारत की राज्य व्यवस्था या फिर कहेंगे भारत का संविधान, तो वो अपने आप में बहुत कुछ समेट लेता है। लेकिन फिर यूपीएससी ने अलग से सेपरेशन ऑफ पावर्स, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बारे में जो एक एक पॉइंट कहा है, लिखा है, विभिन्न देशों के साथ भारत की संवैधानिक योजना में तुलना, इस तरह से स्पेसिफिक लिखने का मतलब है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है और ये दिमाग में बैठा लेना है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें यूपीएससी आपका सिलेबस कहाँ डिफाइन करता है। आपको उसी दायरे में रह के पढ़ना है, उसी दायरे में रह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उससे बाहर नहीं जाना है। उत्सुकता होगी बाहर जाने की, जैसे अभी उत्सुकता होगी आपको। अगर आप देखेंगे इमरजेंसी के दौरान की जो घटनाएं हैं, अगर आप पढ़ने लगे तो आपको उत्सुकता होगी और जानने की, क्या हुआ उसके बाद। फिर उस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उसको पढ़ने का मन करेगा, लेकिन फिर आप डिरेल कर जाएंगे। अभी उस उत्सुकता पर थोड़ा सा बंधन लगा के रखिए, उतना ही जानिए जितना जानने की ज़रूरत है। तो दायरा जानने से क्या होगा, सिलेबस से आपको पता चलेगा कि इससे बाहर नहीं जाना है और इसके भीतर कुछ छोड़ना नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू से ही सिलेबस पर पैनी नज़र रखें। शुरुआत में सबसे अच्छी तैयारी शुरू करते समय ही सबसे अच्छा तरीका जो हम सब ने अपनाया है कि अपने अपने कमरे में सिलेबस चिपका दीजिए और चाय पीते समय देखते रहिए, दिमाग में बैठ जाएगा। सर, और मुझे लगता है सर ये तो बहुत अच्छे से आपने बताया। और सिलेबस जानने का एक और फायदा ये है कि जब करंट अफेयर्स पढ़ता है कोई स्टूडेंट, हाँ, तो उसको पता रहता है कि कनेक्ट हो रहा है। हाँ, कनेक्ट कहाँ होगा और किसको छोड़ देना है। हर वो चीज़ जो इकोनॉमी के पेज में दी है वो नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस से जुड़ी है। और तो सर, करंट अफेयर्स की बात हुई है तो मुझे याद है कि सर जब हम लोग अटेम्प्ट देना शुरू किए थे उसके पहले करंट अफेयर्स आया करते थे, लेकिन मुझे लगता है 2013-14 का जो समय था, जिस समय मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था, 13-14 के समय से जो चीज़ मैंने देखी कि करंट अफेयर्स का शिफ्ट थोड़ा सा और साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब की तरफ आया। सर, करंट अफेयर्स चूंकि आप पॉलिटी पढ़ाते हैं, पॉलिटी से तो मुझे लगता है भर भर के करंट अफेयर्स आते हैं। अच्छी बात क्या है कि इजी क्वेश्चन भी रहते हैं और करंट अफेयर्स के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जोड़ देते हैं उससे। करंट अफेयर्स की सर इंपॉर्टेंस के बारे में आपको क्या कहना है? जो देखिए, करंट अफेयर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि एक समय इतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत महत्वपूर्ण हो गया और कुछ सेगमेंट्स उभर के सामने आए।
जैसे जैसे हम देख रहे हैं पिछले 10 साल के ट्रेंड में, पर्यावरण से रिलेटेड अलग से हम पढ़ने लगे पर्यावरण को। एक सब्जेक्ट ही बन गया पूरा। आर्ट एंड कल्चर पहले नहीं पढ़ा जाता था, अब आर्ट एंड कल्चर पर यूपीएससी ने इतना जोर दे दिया। जैसे आपने कृषि कहा, कृषि पर यूपीएससी इतना जोर दे रहा है कि वो अलग से पढ़ाया जाने लगा है। या अब के दौर में 2 बार ऐसा यूपीएससी पिछले 5 साल में कर चुका है कि स्पोर्ट्स से सीधे सीधे सवाल पूछ ले। तो करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस इसका बढ़ा है, और बिल्कुल ठीक बात है कि सिलेबस के दायरे में अगर आप रहेंगे, जानेंगे सिलेबस को और विषय को जानेंगे, तो करंट से कनेक्ट कर पाएंगे। तो करंट से ज़रूरी नहीं है कि सीधे सीधे करंट अफेयर्स से ही सवाल पूछ ले। करंट के आधार पर स्टैटिक से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो करंट अफेयर्स दोनों लिहाज से बेटर है। एक तो क्वेश्चन का पाथ आपको समझ में आता है, जैसे अभी आप देखिए, और बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। जैसे राज्यपाल वाला ये जो डिस्प्यूट चल रहा था कि तमिलनाडु के गवर्नर वाला, उस डिस्प्यूट से रिलेटेड जो बातें आ रही थी उसमें तय था कि क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे। वैसे तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह की चीज़ें जब भी आएँ तो उसके स्टैटिक पोर्शन पर भी ध्यान दीजिए। जैसे अभी आपने एक करंट अफेयर्स पढ़ा कि सीजेआई चेंज हुए हैं, तो सीजेआई का मतलब है कि आपको न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश 124 आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, वहाँ के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से कनेक्ट करते चलिएगा। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों तरीके से, क्योंकि स्टैटिक उसके बेस पर पूछ लिया जाता है और करंट खुद में इंपॉर्टेंट तो है ही। बस इसमें एक ही चीज़ की सतर्कता बरतनी है। इस समय करंट अफेयर्स को लेकर सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बम्बार्डिंग है इंफॉर्मेशंस की, तो सतर्क रहना है कि कहीं सारा टाइम आप करंट अफेयर्स में ही कंज्यूम ना कर दें। स्टैटिक अभी भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट एक तरीके से उसके सपोर्ट में चलता है, दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह हैं। तो पढ़ते समय ध्यान रखिए कि आपको दिन भर में कितना समय देना है। एक न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स के लिए पर्याप्त है, और 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा समय हर हाल में मत दीजिए। सर, जब करंट अफेयर्स की बात आ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि जब पहली बार हमारा कोर्स डिज़ाइन हुआ था नए तरीके से यहाँ पे, तो एसआईपी प्रोग्राम की बात चल रही थी, और एसआईपी के मैटर में जो करंट को इंटीग्रेट किया गया, शायद अभी तक हमने उस कॉन्टिन्यूटी को अब तक बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं खास बात हमारे एसआईपी प्रोग्राम की भी है सर, कि जिसमें बिल्कुल अभी कुछ ही समय पहले लॉन्च हुआ है एसआईपी, सक्सेस इन प्रीलिम्स। बिल्कुल वही तरीका है और बिल्कुल साइंटिफिक डिज़ाइंड है कि टॉपिक पढ़ाइए। जैसे एसआईपी में कैसे डिज़ाइन किया गया है कि 250+ आवर्स की कक्षाएं हैं। टॉपिक जैसे आपने लेक्चर लिया तो अगले दिन उस पर 50 क्वेश्चन का एक पूरा सेट आपको दिया जाएगा 1 घंटे में करने के लिए। यही सही तरीका है कि आप पढ़िए और जो 50 क्वेश्चन का सेट होगा उसको इस तरह से बनाया जाएगा कि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, तो वो कवर हो। इसी तरीके से आप जब करते चलेंगे, 75 टेस्ट हैं उसमें, और फाइनली आपको 8 फुल लेंथ के टेस्ट देने हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो रही है प्रीलिम्स के लिए। और अंत तक हमारी कोशिश जो होती है, शुरू में ही जब डिज़ाइन हुआ था कि 4000 के आसपास तो सवाल करके ही भेजना है। तो ये सही। लास्ट ईयर सर मैं एसआईपी में पॉलिटी जब पढ़ा रहा था तो मुझे सबसे अच्छी बात ये भी लगी कि करंट तो बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है करंट अफेयर्स का, खुद का जो चॉइस ली गई थी, जिन विषयों को उसमें जोड़ा गया था, वो बहुत शानदार था सर। पिछली बार के एसआईपी कोर्स की खासियत ही यही है कि उसमें जो चुनाव किया जाता है, देखिए अब प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है ना वो, तो फाउंडेशन तो है नहीं, सब कुछ आप नहीं पढ़ेंगे वहाँ, लेकिन फिर उसको फिर डिज़ाइन कैसे किया जाएगा। फाउंडेशन में तो आप पीटी और मेंस जब पढ़ते हैं सब कुछ पढ़ते हैं, पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। लेकिन एसआईपी इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है सवाल पूछने का, किन विषयों, किन टॉपिक्स पर, सब टॉपिक्स पर ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछता है, करंट अफेयर्स में क्या ट्रेंड रहा है। तो हमारी टीम जो है उसको उस तरह से मिलाकर बनाती है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिन टॉपिक्स पर हों उन टॉपिक्स को आप कवर करिए। चॉइस ही सबसे बड़ा मसला है उस कोर्स के सक्सेस होने में। सर आपने टॉपिक्स की बात की तो मुझे एक दृष्टांत याद आता है। दृष्टांत तो क्या, मतलब एक नॉर्मल सी स्टोरी है कि अमेरिका को हम देखें कि कितने कितने देशों पे युद्ध हुआ, कितने युद्धों को उसने जीता, जो भी था, पर वियतनाम की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, जीत नहीं पाया। कहा जाता है कि सर जो आपका शत्रु होता है, आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप जानिए शत्रु की शक्ति क्या है। बिल्कुल। शत्रु से बात कर लूँ कि PYQ की, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं
पता ही नहीं रहता सर स्टूडेंट को कि क्वेश्चन किस दिशा में पूछे जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि कई बार टेस्ट सीरीज या कुछ छोड़ के अगर सिर्फ आप PYQs को उठा लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितने फंडामेंटल्स आते हैं। सर PYQs और टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या लगती है आपको स्टूडेंट? अगर क्रमवार से कहेंगे तो PYQ ऊपर है। ठीक है, आप अगर दोनों के महत्व में थोड़ा अंतर करना चाहें तो PYQ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपकी। PYQs तो हर हाल में करिए, और 5 साल के नहीं 10 साल के करिए। हो सके तो पीछे जाते हुए 10 साल करिए, अभी से शुरू कीजिए। जैसे 25 का हो गया तो 25 से शुरू कीजिए और पीछे की तरफ जाइए। 5 साल कर लिया, बहुत अच्छा है, और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ जाइए। टेस्ट सीरीज़ भी लेकिन इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि PYQ से आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि PYQ देखने की हैबिट होनी चाहिए। जब आप 27 में भी दे रहे हैं, 28 में भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो PYQ देखिए डेली 5, सॉल्व मत कीजिए। देखते देखते आपको ये आदत हो जाएगी कि PYQ का लेवल होता क्या है, UPSC किस तरह के सवाल पूछता है, या ट्रेंड किस तरह से चेंज हुआ है, ये भी आपको दिखने लगेगा धीरे धीरे। शुरू में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब युग्म वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर अब क्वेश्चन में कंटेंट के भीतर क्या चेंजेस आए हैं। PYQ इस तरीके से आप देखिए और सॉल्व कीजिए। हैबिट में रखना है तो 5 सवाल केवल देखिए। सॉल्व करना है तो जब पढ़ चुके हों तो सॉल्व करना शुरू कीजिए। और टेस्ट सीरीज़ इसलिए कीजिए क्योंकि PYQ एक तरीके से नेट प्रैक्टिस कर लिया है आपने, देख लिया है किस तरीके से सवाल आता है। उस लेवल के सवालों को नेक्स्ट लेवल पर जाकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब फाइनल मैच के लिए तैयार हो पाएंगे। तो प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करते ना, हालांकि इसमें भी अंतर है। टेस्ट सीरीज़ देकर जब अंदर जाएंगे, वो रियल प्रेशर, रियल एग्जामिनेशन हॉल में आपको अंतर साफ समझ में आएगा कि इन दोनों में भी अंतर है। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, उस रियल प्रेशर के नज़दीक पहुंचने की, और उस एग्ज़ाम में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके नज़दीक पहुंचने की। तो ये दोनों उसी के पार्ट है। इसमें सर मैं एक चीज़ बताता चलो बच्चों को, मतलब मेरे मन पे बात रुक नहीं रही थी कि मैं कह देता हूँ। हमारी क्रिकेट टीम थी, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, तो हम लोग सीधे मैच खेलने जाया करते थे। सर अक्सर कहा करते थे, हमसे सर हमारे सामने बैठे, हमारे वहाँ पे भी गाइड थे कि नॉकिंग की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, बिल्कुल, तभी हम ग्राउंड पे अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे। तो चूंकि जब SIP की बात छिड़ी गई तो मैं आपको बता दूं कि SIP में जो हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद जो 50 प्रश्न होते हैं वो नॉकिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, और 8 फुल लेंथ GS के और 8 फुल लेंथ CSAT के जो टेस्ट हैं वो फाइनल प्रैक्टिस आपकी मैच की होती है। तो सर फिर वर्ल्ड कप तो देखना, फिर वर्ल्ड कप तो फिर पार्ट होना ही है। तो सर वैसे प्रीलिम्स के तैयारी से जुड़े जो मिथक थे और विषय थे उन पर हम लोग बात कर रहे थे। एक और दृष्टांत याद आता है, महाभारत का युद्ध ठना हुआ है। इधर से दुर्योधन और उधर से अर्जुन कृष्ण के पास पहुंचते हैं। अर्जुन कृष्ण के पांव की तरफ बैठते हैं, दुर्योधन कृष्ण के सर की तरफ बैठते हैं। और जब आंख खुलती है तो जाहिर सी बात है कि आदमी सामने पहले देखता है, सामने अर्जुन थे। दुर्योधन डर जाते हैं कि अर्जुन पूरी सेना ना मांग ले। अर्जुन कहते हैं हमें आप चाहिए, और दुर्योधन खुश हो जाते हैं, वो उनकी जो अक्षौणी सेना, बड़ी सेना होती है वो मान लेते हैं। फिर भी युद्ध का परिणाम हम सबको पता है कि महाभारत को किसने जीता। सर प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स के मिस्टेक्स और बाकी विषयों पे हम बात कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी सर कहीं ना कहीं किसी न किसी मेंटोर की ज़रूरत तो लगती ही है, जो गाइड करता रहे, क्योंकि हम कई बार तैयारी को शायद हमको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे होते हैं। सर आपका बिल्कुल ज़रूरत होती है। देखिए अभी जितने जगह मैं गया, आपने अभी जिक्र किया, अभी हम लोग प्रयागराज गए, फिर लखनऊ गए, पटना गए, इंदौर गए, सब जगह बातचीत में ये समझ में आई बात कि कई सारे बच्चों की दिक्कत क्या है। मुझसे ही जैसे पॉलिटी बच्चों ने पढ़ा है और फिर मुलाकात हुई है। अब कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि पढ़ तो लिया है, समझ भी आ रहा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय गलत हो जा रहा है। एक ऐसा विचित्र केस था कि आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं। तो मैंने पूछा कि आते हुए सवाल गलत हो कैसे जाते हैं, मतलब उसके तो कुछ ही संभावनाएं हैं। या तो आप कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई हो गया है, ठीक है, या फिर सतर्कता नहीं है पढ़ने में, या सुनने की सतर्कता ना हो, इस तरह से हो सकता है। तो ऐसी दिक्कत जब भी आती है उस समय आपको एक गाइड चाहिए, एक मेंटोर चाहिए, जो आपको डेली बेसिस पर ये बताए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अच्छा, कई बार आप जब गलती कर रहे होते हैं आपको नहीं पता होता है कहाँ गलती हो रही है। पढ़ लिए पूरा लेकिन बन नहीं रहा है, या बन रहा है आते हुए भी गलत हो जा रहा है, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका मेंटोर उस समय आपको बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं।
वो 4-5 जैसे डॉक्टर डायग्नोज करते हैं ना, 4-5 लक्षण पूछता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो पहले ही कर चुका है, गुजरा हुआ है उस समस्या से। तो 4-5 लक्षण पूछ के समझ जाता है कि अच्छा यहाँ गलती हो रही है और उसको ठीक करता है। मेंटोर बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने अभी SIP वाले कोर्स में भी मेंटोर के लिए पहली बार एक अलग से प्रोविज़न कर दिया है, उसके प्लैटिनम में मेंटोरशिप भी दे दिया है। ये बहुत स्पेशल बात है सर, क्योंकि इसके पहले SIP तो अद्भुत प्रोग्राम था ही, लेकिन जब मेंटोरशिप जुड़ गई तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि कुछ कारण बचेगा कि बच्चों को नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। अब जहाँ भी आप फंसिए अपने मेंटोर से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको समझ में आएगा। सर हम अंतिम स्टेज पे फिलहाल है अपने प्रोग्राम के। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ एक और है सर, वो थोड़ी सी निजी बात भी है। जब भी मैंने प्रीलिम्स दिया, वो जो रात होती थी, यही रात अंतिम यही रात भारी, नींद नहीं आती थी, और मैं तो फिर भी स्वास्थ्य को मैनेज कर ले पा रहा था, लेकिन बहुत से मेरे मित्र अभी भी स्टूडेंट्स वो अक्सर पूछते हैं और पूरे हेल्थ को, स्वास्थ्य को झोंक देते हैं तैयारी में, ध्यान नहीं रखते कि हेल्दी माइंड्स लिव इन हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। स्वास्थ्य के प्रति प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए भी कितना ध्यान रखना चाहिए सर? पूरी तैयारी के दौरान ध्यान रखना चाहिए। ये असल दिक्कत क्या है कि जब हम नौकरी करते हैं या फिर तैयारी करते हैं, उस समय तो हम जिस रेस में होते हैं उसमें ये सब बातें सेकेंडरी लगती हैं। और जब आप एक समय गुजार लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपसे हुई है बहुत भारी गलती। तो तैयारी में भी जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तब भी अपने ऊर्जा को जुटाकर, इंटेंसिटी को अगर बढ़ाना हो, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करना हो, उस समय ये नहीं समझ में आता कि इन दोनों का कोई कोरिलेशन है कि परफॉर्मेंस बेटर कैसे हो जाएगा। भाई अगर मैं रात में टाइमली सो जाऊं, सुबह टाइम से उठ जाऊं, ठीक प्रॉपर नींद ले लूं 7-8 घंटे की, इससे तैयारी का क्या कनेक्शन? उस समय लगता है कि 3 घंटा भी सोएंगे लेकिन तोड़ देंगे पहाड़। ये बहुत लंबी तैयारी है, और इस पूरी लंबी तैयारी में आप किसी बंद कमरे में अगर तैयारी कर रहे हैं तो लिटरली आपका दिमाग धीरे धीरे इतना चोक हो जाएगा कि आपको जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं समझ में आएगा, और अगर पढ़ भी लिए हैं तो सवाल सामने आकर भी नहीं बनेगा। सही बात। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि हेल्थ के ही पैरामीटर्स पर, बल्कि एक मूवी देखने की आदत रखिए, अपने पसंदीदा किसी अच्छे स्तरीय मूवी को देखिए, उससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, दिमाग फ्रेश होता है, फिर आप नई ऊर्जा के साथ लगते हैं। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो बेस्ट है। नींद प्रॉपर लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, अच्छे से पानी पीजिए खूब। ये सब ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट डे के लिए ही केवल बात कर रहे हैं, पूरी तैयारी के दौरान इसका ध्यान रखिए। अपने बहुत अच्छे दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम ज़रूर गुजारिए, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना गप कर सकें उतना कर लीजिए। तो बहुत संतुलन बनाने की ज़रूरत है। अगर एकदम एक मिथ है कि 18 घंटे पढ़ना है और कमरे में बंद हो जाना है, कमरे में बंद हुए तो इंसान नहीं बचेंगे, और 18 घंटा पढ़े तब तो इंसान हरगिज़ नहीं बचेगा, शरीर भी नहीं बचेगा। ठीक है, वो सिर्फ आपके वीडियोज़ और रील में ही अच्छा लगता है 18 घंटा पढ़ना। 8 घंटे की पढ़ाई, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है। सर बहुत अच्छे से आपने समराइज़ किया, और यूँ तो ये सारे प्रश्न जो हमने डिस्कस किए बहुत क्लीशे से लग सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों पे बार बार बात की जानी ज़रूरी है। बार बार बच्चों को ये रिमाइंड किया जाना, आप जो देख रहे हैं आप सबको ये रिमाइंड करना ज़रूरी है कि ये वो मौलिक प्रश्न है जो हमेशा आपको, जिसे कहते हैं ना कि टिक मारते रहना होगा कि हम इन प्रश्नों पे कितने सही हैं कितने नहीं। जैसे अंत में जो सर ने मेंटल हेल्थ की बात की, स्वास्थ्य की बात की, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूरी है पर वही अंतिम चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो आप कैसे सफल होंगे? एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। पढ़ने के दौरान एक और मिथ है, आप एक स्ट्रेच में कितना बैठते हैं? एक स्ट्रेच में 1 घंटा से ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है। 45 मिनट से 1 घंटा पर उठ जाइए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर जाकर पढ़िए। इससे भी आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है। ये है कि हम 4 घंटा बैठे हुए थे, लगातार बैठे हुए थे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। साइंटिफिकली प्रूवन है कि 45 मिनट के बाद आपका अटेंशन का जो दायरा है वो सीमित हो जाता है, फिर आप उतना अटेंशन नहीं कर पाएंगे और फिर पढ़ेंगे सिर्फ। तो पढ़ने के लिए मत पढ़िए, बीच में उठ जाइए, 5 मिनट इधर उधर ब्रेक लीजिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, जो भी करना है कीजिए, फिर जाकर बैठिए। इसमें एक चीज़ बात और आ जाती है सर, वैसे तो हम लोग अंत की ओर थे लेकिन फिर भी मैं जोड़ दूँ, कुछ लोग बच्चे मैं अक्सर देखता हूँ कि दिखाने के लिए बैठे रहते हैं कि 6 घंटे तक बैठे। हाँ, तो वो किसी को प्रभावित करना चाहते हैं लेकिन फिर वो तैयारी को प्रभावित नहीं करते हैं, फिर उनका लक्ष्य कुछ और होता है। क्योंकि एक समय के बाद दिमाग सैचुरेट हो जाता है, फिर उसको चाहिए कि थोड़ा सा हम अपने आप को भी दिखाने के लिए मत बैठिए। अपने आप को दिखाने के लिए भी जनरली घंटों की जो आदत होती है ना, आप किसी से पूछेगा आपसे कि 8 घंटे पढ़ें या 10 घंटे पढ़ें,
पढ़ाई घंटों में होती नहीं है, क्योंकि हो सकता है 4 घंटे पढ़े और कुछ ना पढ़ पाए, समझ ही ना आए कुछ। कोई 1 घंटा पढ़ रहा है लेकिन बहुत कुछ समझ रहा है। तो असल चीज़ है टॉपिक को समझना, तो घंटों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा बात करके। और दूसरी बात ये कि इस दौरान जब हम बात कर रहे थे तो एसआईपी का जब जिक्र आया तो मैं बस बच्चों को बताता चलूं कि एसआईपी जो 2026 की प्रीलिम्स को टारगेटेड है वो बैच लॉन्च हो गया है। 10 नवंबर से बैच शुरू है। आप उसमें जुड़ना चाहें तो आपको कबीर का एक दोहा बता देता हूँ। कबीर ने कहा कि मैं घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रू तासुका जो चले हमारे साथ। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ज्ञान हमें की प्राप्ति हो गई, अब जो जो मेरे साथ चलेगा हम उसको ज्ञान दिलाते जाएंगे। एसआईपी का ये बैच इसी ज्ञान का प्रतीक है जो आपको स्टडी आईक्यू दिलाना चाहता है। और पिछले 2 वर्षों का जो इतिहास रहा एसआईपी का वो अद्भुत सफल बैच रहा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक भी दी होगी, हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। बाकी ये जो प्रश्न आज हमने डिस्कस किए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। कई बार हम लोग करंट अफेयर्स रील्स के चक्कर में खो जाते हैं और मौलिक प्रश्नों से भटक जाते हैं। तो आज हमारे साथ सर थे, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।